आखिर बढ़िया। हाँ, बैडमिंटन क्लास शुरू करो और से। 9 बजे रात तक। हम्म। नहीं नहीं, अभी 4 बजे का आपको काम नहीं था। क्लास अपनी शुरू होती है 9 बजे तक। हम्म। हम्म। उसमें भी आप आने लगे तो वहां से निकल लो तो। हम्म। आराम से रहो, कोई बात नहीं थी, क्या कहना, कोई जरूरी नहीं। हम्म। आप सभी को प्रणाम। अनुराधा मैम प्रणाम। प्रणाम रूबी जी, कैसी हैं? अच्छी हूँ। बहुत सभी को ठंड है आज। नमस्कार। सभी को आज बहुत ठंड नमस्कार है मेरा यहाँ। सभी को। बहुत ठंड है, कपकपी छूट रही है। आज बहुत ठंडा। मुझे दो चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई अनुराधा मैम, आपको क्या? मैं बता देना चाहती हूँ जी। कि मुझे आत्मकारक से कारकांश बनाना और स्वांश बनाना आ गया है। अब हम बहुत इजी वे में हमको ये समझ में आया है कि भाई D1 में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है उसको लेंगे और हम लोग ये देख लेंगे कि भाई वो नवांश चार्ट में कहाँ गया है। तो हाँ, कारकांश यानी कि कारक का अंश अंश। नवांश में कहाँ गया है उसको लेंगे, एग्जैक्टली। रखेंगे और उसके ऊपर गोला लगाएंगे और सारा D1 वाला जो चार्ट है उसको लगा देंगे। ये बन गया बिल्कुल। कारकांश। हाँ, ठीक है ना बिल्कुल मैम। सही। अब स्वांश कैसे बनेगा वो भी बहुत इजी है। आत्मकारक को लेंगे, उसको लिखेंगे, कुंडली बनाएंगे और D9 का जो प्लैनेट्स है उसको लिख देंगे। ये हो गया स्वांश। ठीक ना मैम। एग्जैक्टली, बिल्कुल परफेक्ट। बस और कुछ करना नहीं है, बस एक ही चीज को लेकर के दो डिश बनाना है। एक डिश का नाम है जी। कारकांश, एक का नाम है स्वांश। स्वांश, देखा हाँ। सो गए। और पहला डिश में डालना क्या है, D1 का सारा मटेरियल। हाँ, और बिल्कुल। स्वांश ठीक में है। कौन सा मटेरियल यूज करना है, नवांश का हमारा नवांश मटेरियल। का। जी। अब दो डिश तैयार है, अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि अब करना क्या है इन दोनों डिशों का, है ना हाँ मैम। जी। जी, ध्यान बिल्कुल देखो। बिल्कुल सही। हाँ, इसमें जो पहली डिश है उसमें अब राशि कौन सी आई है उसके अकॉर्डिंग अपन थोड़ा सा हाँ। उसको भी मतलब समझ सकते हैं। हम्म। जैसे अपने को जो गुरुजी ने बताया है हम्म। कि कौन सी राशि का अपना कारकांश बना है लग्न, तो हाँ। उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। पर हम्म। जब वो दृष्टि वगैरह लेते हैं ना तो वो बड़ा होच पोच हो जाता है कि मतलब कुछ उसको नहीं, कैसे कुछ क्लियर नहीं, करें। ज्यादा हौच नहीं, बस सिंपल। स्थिर जो है वो चर को देखेगा, चर जो है वो स्थिर को देखेगा, सिर्फ लेकिन बस अपने बस। बगल वाले को नहीं देखेगा। भाई हम आगे देख रहे हैं, हम आगे 3 को देखेंगे बस। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या है ना मैम, बहुत सिंपल में रहेंगे। और द्वि स्वभाव वाले बोलते हैं ना, हमको स्थिर से मतलब है ना हमको चर से मतलब है। हाँ, भैया वो हम तो बहुत केवल द्वि स्वभाव है, हम द्वि स्वभाव को खोज लेंगे। चार्ट में जहां भी बिल्कुल रहेगा वहीं जाके पकड़ लेंगे उसको। हाँ, चर बोलता है हम स्थिर को पकड़ेंगे, स्थिर बोलता है हम चर को पकड़ेंगे। तुम हिल बस। डुल रहे हो तो हम स्थिर है तो हम तुमको पकड़ेंगे, क्योंकि तुम हिलते डुलते क्यों, पकड़ के स्थिर करना चाहेंगे। ऐसा समझ। बिल्कुल सही। समाज में मतलब भी तो ऐसे ही लोग रहते हैं ना मैम। बिल्कुल, हाँ। मतलब ट्वेल्व वाले वैसे ही रहेंगे, वो नहीं सुधरेंगे। मतलब ये अपने दिमाग को समझाने के लिए मैंने ऐसा सिंपल सिंपल सोच लिया है। बिल्कुल बड़ा अच्छा बिल्कुल। लॉजिक है पर इसको कहते हैं एनालिटिकल माइंड, इसको कहते हैं एनालिटिकल माइंड। हाँ, हम ये लोग शायद होगा। ये हम होगा क्या। मेरे साथ ऐसा होगा, क्योंकि बुध लगन में है ना, तो माइंड से सोचती हूँ। वो गद अच्छा। मोटी मोटी बुक्स में मुझे समझ में नहीं आता, सिंपल भाषा में समझ हाँ। लिए। दो डिश रूबी जी, तैयार आपका माइंड किधर है? मैंने सोचा नहीं, कार का अंश यानी कारक का नहीं नहीं, अंश। बस। पहले पहले ये बताइए माइंड कहाँ पर है? लग्न में ही माइंड होता है। और नहीं, हमारे 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 शरीर में तो माइंड करके तो कोई ऑर्गन ही नहीं है। हाँ, ये बात सही बोले आप। क्योंकि सारा मतलब वो सब कुछ तो अलौकिक है, मतलब इनविजिबल है ना। सूक्ष्म क्योंकि वो शरीर तो, है वो तो हमारा। हाँ सूक्ष्म शरीर है, हाँ मैं तो सही बात। साइंस की तरह सोच रही हूँ। हम केमिस्ट्री हम्म। टीचर है ना, तो केमिस्ट्री में
कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं ना, एनालिसिस करते हैं चीजों का, ऐसा, फिर इसके लिए ये टेस्ट, इसके लिए ये टेस्ट, कंफर्मेशन, तो उस तरह अच्छा से आप और एनालाइज करिए। ये जो हम लोग देखेंगे ये माने माने चर राशि जो स्थिर को देखेगा, और ये सारा देखा देखी जो देखा सुनी हो रहा है वो कारकांश चार्ट में होगा ना मेरे ख्याल से। हाँ, कारकांश हाँ, चार्ट में होगा कारकांश वो। कारकांश जब में देखा होगा। सुनी होगा तो वो हम लोग कारकांश चार्ट में जाके देखेंगे कि भाई गुरु जी नमस्कार। नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम प्रणाम नमस्कार गुरु गुरु जी। जी। प्रणाम सर। नमस्कार गुरु जी। प्रणाम सर। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम मनीष जी, क्या हाल चाल है? सब नमस्कार आशीर्वाद। सर। नमस्कार सर देवा जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम शुक्ला जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार सुषमा जी। तो नमस्कार सर। नमस्कार तिवारी जी। विद्या भारती, क्या हाल चाल है तुम्हारे? प्रणाम गुरु जी। समझ ठीक में है, आ रहा है? हाँ ठंड समझ में आ रहा है। ठंड का प्रकोप बहुत बढ़ गया है सर। हाँ, ठंड का प्रकोप हो गया। हम तो ब्लोअर चला दिए हैं अपने। कानपुर में तो सर हमें लगता है 3 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, हालत खराब वही हालत दिल्ली नोएडा का भी है, चिंता मत कीजिए। है जी। 26 जनवरी तक झेलिए जितना झेलना है, उसके बाद तो इसको खत्म अभी होना ही अभी है। अभी सुबह एपीए क्लास में देखा हमने सर, नासिक में पंखा चल रहा है एकदम। हाँ वो वो तो हम बताए कि आपके यहाँ पंखा चल रहा है, ठंड लग रही है दिल्ली में। हम्म, अच्छा है, मौसम का मिजाज जो है तो बिगड़ा हुआ है, क्या कीजिएगा। अभी बारिश का अनुमान है कि बारिश होगी, तब जो दिन खुलेगा तब जा करके धीरे धीरे ठंड खत्म होगी। अभी तो पहले बारिश का इंतजार करना चाहिए। बनारस में तो पहले ही बारिश हो गया है, और उसके बाद फिर ठंड आई है, तो अब दूसरी बारिश आएगी तब ठंड समाप्त होगा। गुरु जी, चलिए हम लोगों ने, बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, गेहूं बस हाँ लगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी है, हर मौसम का आनंद लेना जरूरी है, हाँ, और गेहूं के फसल के लिए सर्दी का होना भी जरूरी है। बहुत जरूरी है जी। तो अभी जम्मू कश्मीर में ठंड तो उतना ही है, प्रचंड है, लेकिन बर्फबारी नहीं हो रही है, तो सेब के बगान वाले लोग निराश हो रहे हैं। तो बर्फबारी भी जरूरी है, तो वहाँ बर्फबारी हो जाए एक बार के बाद। लेट होगा, होना तो है ही, लेट होगा। तो रवि कुमार जी, समझ में आ रहा है? जी सर, समझ में आ रहा है। और आनंद भी आ रहा है, कुछ नया सीख रहे हैं तो। हाँ बस ये, और कुछ है नहीं, हम लोग कुछ नया सीख रहे हैं, ये बड़ी बात है। और गुरु जी, एक कंफ्यूजन था पिछली क्लास का। जी हाँ बोलिए। जैसे आपने पिछली बार समझाया था कि कारकांश के चतुर्थ चतुर्थ कारकांश लग्न के चतुर्थ भाव पे शुक्र के या चंद्रमा का अगर वो होगा, प्रभाव होगा, तो उसको अच्छा मकान मिलेगा। हम्म, लेकिन जब क्लास खत्म हो रही थी, खत्म होते होते आपने कहा कि अगर चतुर्थ भाव में बुध का या चंद्रमा का दृष्टि या किसी प्रकार का संबंध होगा तो उसके ऊपर छत नहीं होगी। अकेले चंद्रमा की बात की गई। लेकिन जब आपने बताया था तो उसमें ये कहा था ना, शुक्र और शुक्र चंद्र चंद्रमा या दोनों। या शुक्र और चंद्रमा में से किसी की दृष्टि हो, आपने ये कहा। तो हो सकता है भूल हो गया हो, शुक्र जी। और चंद्रमा लेना है। अकेले मतलब चंद्रमा से जी। और अकेले बुध से जी। कहा गया है कि छठ होने की संभावना कम होती, ठीक है ना। तो इन विषयों को वर्तमान समय में मानना, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा उचित नहीं है, क्योंकि किसी न किसी रूप में लोगों के घर के ऊपर छत रहता ही है, चाहे वो जैसे भी हो, चाहे झोपड़ी में भी रहते हैं, टेंट में भी रहते हैं, कोई ना कोई उपाय कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जी। होता ही है, लेकिन मकान हमारे कैसे होंगे इस विषयों को, अगर बुध चंद्रमा है इसका मतलब है कि हमारे पास मकान टूटे फूटे हो सकते हैं, जी। ठीक है ना। किसी तरह से हम 8x8 को कवर किए हुए हैं, चाहे वो प्लास्टिक से कवर किए हुए। अब तो प्लास्टिक आ गया, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले प्लास्टिक की बात तो नहीं होती होगी। हम्म। या आजकल देखते हैं ना, बड़े बड़े नेता लोग बोर्ड लगवाते हैं और वो बोर्ड टूटता है तो गरीबों के घर का छत बन जाता है, समझ रहे हैं ना। कई लोगों के यहाँ देखे हुए हैं कि उसको छत पे डाल दिया, पानी का आना बंद हो गया।
तो इस तरह से इस बातों को लेकर के चलते हैं। तो चतुर्थ भाव से घर की बात हो रही है, घर की बात हम लोगों ने की। जहां कुछ विभेद होंगे और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने देखा, मैं इस सप्ताह में देख रहा था, तो जेमिनी सिस्टम के आधार पे चार्ट बना हुआ मिलता है, लेकिन एक ही पेज में मिलता है। वो भी आधार अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी समझा जा सकता है। और यहाँ अलग अलग लग्नों का ही विधान है। पहला तो साधारण लग्न होगा ही, उसके बाद आत्मकारक से लग्न होगा, उसके बाद कारकांश से लग्न हो जाएगा, और कारकांश जैसे ही समाप्त होगा फिर हम पद लग्न की बात कर लें। ठीक है, फिर पद आत्मकारक लग्न लग्न, आत्मकारक लग्न से अलग प्रभाव गुरु जी बताया जाएगा कारकांश लग्न की अपेक्षा? सबको मिला जुला करके यहाँ चलना है। तो जहां से जो बताया जा रहा है वहां से उस विषय को देखने की जरूरत है। ठीक है, तो उसके बाद पद लग्न हो जाएगा, और पद लग्न के बाद एक लग्न और बच जाता है जिसको उपपद लग्न कहते हैं। ठीक है, कुछ घटिका लग्न, वर्णद लग्न, नवांश लग्न, होरा लग्न, इन लग्नों की भी चर्चा राजयोगों में किया गया है। उसको थोड़ा सा समझ लेंगे, बहुत ज्यादा जोर नहीं डालेंगे, थोड़ा सा उसको भी समझ लेंगे, और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे प्राप्त होगा ये हम लोग देख लेंगे, तो वहीं से समझने का प्रयास कर लेंगे। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। और कारकांश से नवम भाव और जातक का स्वभाव, हम लोग मूल रूप से लग्न और चंद्र राशि से पराशर में जातक के स्वभाव की बात करते थे। लग्न में कौन सी राशि है, कौन से ग्रह हैं, और चंद्रमा किस राशि में स्थित है, इससे हम जातक के स्वभाव की बात करते थे। लेकिन जैमिनी में कारकांश लग्न से नवम स्थान से जातक के स्वभाव की बात कही गई। तो कहा गया है, समय शुभ दृग योगाद धर्म नित्य सत्यवादी गुरु भक्तस्य। एक ही शब्द में, एक ही सूत्र में सबको पिरो दिया गया कि कारकांश से नवम स्थान में यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या वहां शुभ ग्रह स्थित हो तो मनुष्य धर्म परायण, सत्यवादी और गुरुजनों का भक्त होता है। ये तो सतयुग त्रेता द्वापर तो है नहीं, तो ऐसे में हम लोगों को और भी विशेष रूप से समझने की जरूरत होगी। लेकिन कहा जाता है कि यदि नवम कारकांश से नवम स्थान में शुभ ग्रह युक्त हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, आप फिर कंप्यूटर ऑडियो बोलो। तो जातक अनुशासित होगा, अनुशासन प्रिय होगा, दूसरों का रेस्पेक्ट देने वाला होगा, गुरु का भक्त होगा, धर्म परायण होगा। इन सभी बातों को माना जा सकता। उसके बाद लिख दिया गया अन्यथा पापय। अब कारकांश से नवम स्थान पर यदि अशुभ ग्रहों की, पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए और पापी ग्रह वहां स्थित हो जाए, तो कहा गया है कि जातक अधार्मिक होगा, झूठ बोलने वाला होगा, अनुशासनहीन होगा, गुरुजनों का सम्मान नहीं, अपमान करने वाला होगा, अर्थात गुरु भक्त नहीं होगा। पहले शुभ और अशुभ ग्रहों में इसको बांट दिया गया। बाकी के, अगर इसी दो पंक्ति को पढ़ करके हम छोड़ देते हैं, बाकी आगे लिखा गया उसको भी पढ़ेंगे, तो हम लोगों के समझ में आ जाएगा कि कारकांश से नवम स्थान से, क्योंकि ये चीज जो याद रह जाए वो ज्यादा अच्छा। शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो शुभ ग्रह हो मतलब सूर्य, शुक्र, गुरु, बुध, चंद्रमा, चारों को ले लेंगे।
ठीक है ना। आप चंद्रमा और बुध को कंडीशनल भी ले सकते हैं, दोनों तरह का काम कर सकते हैं। अब चारों के लिए एक ही बात कही गई कि अनुशासित होगा, गुरु भक्त होगा, समाज के अंदर बहुत अच्छा लोग होगा, लोगों का आदर करने वाला होगा। इसको अब गुरु वाला कैसा होगा, शुक्र वाला कैसा होगा, चंद्रमा वाला कैसा होगा और बुध वाला कैसा होगा, ये आप उसके गुण स्वरूप से अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर आप उसको गुण स्वरूप से अलग अलग कर सकते हैं तो आपके लिए आगे कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं कर सकते हैं तो आगे पढ़ने की जरूरत है। कहा गया है कि शनि राहु भ्याम गुरु द्रोह, कि कारकांश के नवम भाव पर यदि शनि और राहु की दृष्टि हो या वहां शनि और राहु स्थित हो तो गुरुजनों से द्रोह करने वाला होता है। अर्थात हम उसको बहुत सामाजिक प्राणी नहीं कहते, दूसरों की निंदा करने वाला हो सकता है। तो शनि और राहु का नवम स्थान में स्थिति और दृष्टि हम ऐसे कार्यों को करने वाले हो सकते हैं स्वभाव से जो परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छा नहीं रहे। तो यहाँ शनि राहु भ्याम गुरु द्रोह लिखा गया है। आगे कहा गया है गुरु विभ्याम गुरुर विश्वास, गुरुर रविभ्याम गुरुर विश्वास, और गुरु सूर्य की दृष्टि हो तो गुरुजनों में विश्वास करने वाला। गुरु शब्द का प्रयोग, वैसे तो यहाँ स्वभाव की बात हो रही है, गुरु शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि हम और आप एक बार अपने माता पिता का अनादर कर लेना चाहेंगे, लेकिन गुरु का अनादर कोई नहीं करना चाहता। और नवम स्थान से गुरु की बात होती है, धर्म की बात होती है। और यदि हमारा चरित्र या प्रकृति धार्मिक होगा या नहीं होगा, इसी के विषय में चर्चा किया जा रहा है। तो यहाँ गुरु के साथ यदि सूर्य हो जाए तो अच्छा कहा गया, अर्थात सूर्य को मेलेफिक के रूप में नहीं लिया गया। अगर अकेला सूर्य हो जाएगा तो सूर्य के प्रकृति के अनुसार उसके अंदर क्रूरता, गुस्सा, आवेग आ जाएगा। ये हम लोगों को नहीं भूलना। सूर्य के गुणों के अनुसार गुस्सा, आवेग और क्रूरता आ जाएगा, और गुरु के साथ है तो अनुशासन आ जाएगा। तो दो ग्रहों की युतियों से क्या होगा, एक ही ग्रहों की दृष्टि और स्थिति से क्या होगा, ये सब भी हमको गुण स्वरूप से समझ लेने की जरूरत है। तत् भृंग गास्क वर्गे पर पारदारिक, कुछ एक ऐसा विषय है जो पराशर ज्योतिष में विख्यात है, लेकिन वो पराशर से आता नहीं है। आप लोगों ने कई लोगों के मुख से सुना होगा कि द्वादश में केतु हो तो मोक्ष प्रदाता होता है। हमको उम्मीद है कि यहाँ जितने लोग हैं सब लोग इस बात को जानते हैं कि द्वादश में केतु हो तो मोक्ष देने वाला होता, मोक्षदायिनी होता। ये पराशर से नहीं आया, ये जैमिनी से आया, और उसको लोग वहां लपेट लपेट के बोलते रहते। उसी तरह से दूसरा जो बात है कि मंगल और शुक्र यदि नवम स्थान में स्थित हो या नवम स्थान को देख रहा हो तो पारदारिक मतलब दूसरे के स्त्रियों में रत रहने वाला होगा। ये मंगल और शुक्र की भी जो युति है, हम अपने पराशरी में नहीं पढ़ाते। आप लोगों ने देखा होगा कि हम नहीं पढ़ाते, हम उसको दूसरे तरीके से पढ़ा देते हैं। लेकिन जैमिनी में कहा गया है कि नवम स्थान में यदि मंगल शुक्र की युति हो या उसकी स्थिति हो या दृष्टि हो
तो ऐसे में जातक पराई स्त्रियों में रत रह सकता है, इसकी बात कही गई। तो ये भी मंगल और शुक्र की जो कल्पना लोग पराशरी में करते हैं और फ्रिक्वेंटली बोलते हैं, अब पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के भी पत्रिका में मंगल शुक्र कहीं भी देख लेते हैं। कहीं कहने का मतलब है 8वें में है तो भी वो अनैतिक संबंध रखने वाला है, 12वें में है तो भी अनैतिक संबंध रखने वाला है, लग्न में है तो भी। मंगल शुक्र की युति देखते ही वो एक शब्दों में याद हो गया है लोगों को कि अनैतिक कर्म करने वाला होगा। और ये पुरुषों के लिए बताया गया, लोग अब इसको स्त्रियों के ऊपर भी लागू करने लगे हैं। तो ऐसे स्थिति में आप लोगों को ये समझना होगा कि हमको क्या कहना है। एक सेकंड जरा सा लाइन पे रहिए। तो आगे बढ़ लेते हैं। तो मंगल और शुक्र के विषय में जो बताया गया वो जैमिनी में बताया गया है। अब आगे आप लोग कहीं भी कोई इस बात को लेकर के डिस्कस करेगा तो आप लोग ये बोल सकते हैं ये जैमिनी सूत्र से आया हुआ चीज है, इसको पराशरी में उसी तरह से लगा देना बहुत उचित नहीं है। मंगल सूत्र के विषय में पहले भी हमने बताया है, आगे भी बताने का प्रयास करेंगे कि चूंकि संक्षेप में यदि समझना चाहें तो बता ही देते हैं। मंगल काल पुरुष के पत्रिका में लग्नेश होता है और शुक्र काल पुरुष के पत्रिका में सप्तमेश होता है, और इस दोनों की यदि युति हो तो जातक सांसारिक सुखों को भोगने वाला होता है। हम ऐसा ही बताते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जैमिनी में बताया गया है तत्र भृगवंगारक वर्गे पारदारिक, कारकांश से 9वें स्थान में मंगल व शुक्र की दृष्टि युति या षटवर्ग पड़ते हों तो मनुष्य दूसरे के स्त्रियों में रत रहने वाला होता है। कारकांश लग्न से 9वें स्थान में स्थिति से ही ये बात कहा गया है और दृष्टि से भी ये बात को कहा गया है। उसके बाद लिखता है दृग योगाभ्याम मध्यकाभ्याम मरणम, अर्थात शुक्र या मंगल की वहां दृष्टि या योग हो तो मनुष्य आमरण इस पाप कर्म में लिप्त रहता है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि कारकांश लग्न से 9वें स्थान में मंगल और शुक्र की दृष्टि हो जाए और मंगल और शुक्र की युति हो जाए तो आमरण, जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक हम ऐसे पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, पारदारिक रहते हैं, दूसरों के स्त्रियों में रत रहते हैं। ऐसा हम लोगों को समझने की जरूरत। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। तो यहाँ यदि स्वभाव की बात हो गए, बाप रे बाप हाथ खड़े होने लग गए, चलिए कोई बात नहीं। स्वभाव की बात को अलग अलग स्थितियों में यदि समझना है तो जातक का स्वभाव ऐसा होगा कि वो पारदारिक होगा। अगर सिर्फ शुक्र है तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे, शुक्र के साथ मंगल युक्त हो गया तो ऐसा हमको बोलना चाहिए, ये बात मान करके चले। तो आप लोग आज के बाद से जैसे हमने आज बताया तो आप कारकांश को छोड़ दीजिएगा और अन्य 20 चैप्टर में जाकर के इसको खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। श्लोकांश कई जगहों पर प्राप्त है कि शुक्र मंगल के साथ हो, मंगल की राशि में हो, मंगल के तृषांश में हो तो जातक
अपने जीवन में इस प्रकार के संबंधों को रखने वाला होता है। लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया कि यदि कारकांश लग्न से नवम स्थान में मंगल और शुक्र युक्त और दृष्ट हो, वो आमरण अर्थात जब तक जिएगा तब तक पराई स्त्रियों में रत रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। केतुना प्रतिबंध। अब कहा जाता है कि यदि मंगल और शुक्र का प्रभाव हो तो ऐसे स्थिति में यदि मनुष्य पारदारिक है, परिस्त्रीग्रामी है, लेकिन यदि उसके ऊपर केतु की दृष्टि पड़ गई तो वो स्वभाव से मृत्यु पर्यंत पारदारिक नहीं होता। अर्थात पारदारिक तो होता है लेकिन जीवन भर के लिए नहीं होता, कुछ पल के लिए होगा। जब मंगल शुक्र जैसे ग्रह जहां स्थित होंगे, जिस राशि में स्थित होंगे, उसकी दशा अंतर्दशा आने पर हो सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं होगा। अर्थात केतु की दृष्टि इस योग को भंग कर देता है कि वो पारदारिक नहीं होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि मंगल और शुक्र जो दोष उत्पन्न करता है, नवम स्थान पे केतु की दृष्टि उस दोष को भंग कर देता है। उसके बाद लिखता है गुरुना स्त्रैण। यदि कहा गया कि मंगल शुक्र की दृष्टि या युति हो, वहां गुरु की भी युति और दृष्टि हो जाए तो मनुष्य स्त्रियों के विषय में सोचता बहुत है, स्त्रियों के विषय में चंचल बहुत होता है, लेकिन दुष्प्रवृत्ति का शिकार नहीं होता। अर्थात शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से उसके अंदर विकृतियां रहती हैं। इसका मतलब है कि गुरु का जो दृष्टि है या गुरु की यदि युति हो जाए ऐसे मंगल शुक्र के ऊपर, तो ऐसे जातक अपने विचारों में पर स्त्री का ख्याल रख सकता है, लेकिन वो शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से ही विकार रख सकता है, यही कहा गया। या ऐसे स्थिति में गुरु जब साथ हो जाए या गुरु की दृष्टि हो जाए तो वो शारीरिक रूप से स्त्री में रत रहे ऐसे प्रवृत्ति से बच जाता है, उस ओर नहीं जाता। क्लियर हो गया? तो केतु का दृष्टि भी प्रतिबंध लगाता है, गुरु की दृष्टि प्रतिबंध लगाता है, लेकिन वो शारीरिक रूप से प्रतिबंध लगाता है, मानसिक सोच में परिवर्तन नहीं ला पाता है। तो कई लोग शारीरिक रूप से प्रवृत्त होते हैं और कई लोग मानसिक रूप से प्रवृत्त होते हैं। तो ऐसे स्थिति में गुरु की दृष्टि से मानसिक चंचलता को, मानसिक विकलता को दर्शाता है, लेकिन शारीरिक रूप से वो उससे दूर रहता है। यहां तक अब कहा जाता है राहुनाथ निवृत्ति, कि अब यदि यही प्रभाव है और वहां राहु की स्थिति या दृष्टि हो जाए, कहाँ नवम स्थान के ऊपर राहु की दृष्टि या स्थिति हो जाए, तब वह पराई स्त्रियों के लालच में अपना बहुत सारा धन नष्ट कर देता है। कई लोगों को देखे होंगे अपने जीवन की पूरी कमाई जो है बर्बाद कर लेता, अपने परिवार को देख नहीं पाता है। तो राहु का प्रभाव नवम स्थान के ऊपर होना, ऐसे स्थिति में जातक परदारिक हो सकता है, और सिर्फ परदारिक ही नहीं हो सकता, अपना धन भी बर्बाद कर सकता है। इस कर्म के लिए अपने धन का भी बर्बादी कर सकता है। यहाँ तक हमारे समझ में आ गया। विद्या भारती नेगी, क्या प्रश्न आ गया तुम्हारे दिमाग में, बताओ तो फिर अगले स्टेप में बढ़े। गुरुजी प्रश्न नहीं है, और कारकांश लग्न का मेरे पिताजी का देखी थी
तो चंद्र शुक्र लग्न में है तो फोर्थ हाउस को, 200वां राशि है, फोर्थ हाउस को देख रहे हैं। राहु और शनि का भी दृष्टि है, तो लग्जरी हाउस तो हो गया, जुगाड़ से हो गया जिस टाइम बनाए थे। जुगाड़ से हो गया। हाँ मतलब जब जरूरत है तब कहाँ पहले लोन दिए थे वो मिल गया ऐसे। चलो अच्छी बात है, बढ़िया, वही बताना था गुरु जी। वेरी गुड वेरी गुड। तो इसी तरह से देखना है। आशुतोष प्रधान जी। हाँ गुरु जी, ये 9th हाउस को क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि वो धर्म का स्थान है, तो ये अधर्म की बात हो रहा है, जी इसलिए हाँ, लिया जा रहा है। हाँ धर्म का स्थान है, इसीलिए लिया जा रहा है। क्योंकि हमारा धर्म, कहते हैं ना, क्या है? अग्नि का धर्म क्या है बताइए? जलाने का धर्म है अग्नि का। वायु का धर्म क्या है? अगर आपने कुछ जलाया है तो उसको बुझा देगा। जल का धर्म क्या है? यदि हमको प्यास लगा है तो तृप्त कर देगा। मनुष्य का भी धर्म है, और धर्म स्वभाववश चलता है। जैसा आपका स्वभाव होगा वैसा आपका धर्म होगा। धर्म की परिभाषा अनंत है, अनंत परिभाषा। अलग अलग दर्शन शास्त्रियों ने अलग अलग धर्म की बात कही। राम जन्मभूमि में जाना नहीं जाना ये तो अलग है, लेकिन आप पिता है, पिता का धर्म है संतान की सेवा करना, संतान का देखभाल करना, उसको आगे बढ़ाना। और संतान का धर्म है कि पिता को की सेवा करना, माता की सेवा करना, उसको बुढ़ापे पे मदद करना। तो ये निज धर्म है। लेकिन एक सामाजिक धर्म में तथा हमारे धार्मिक उत्थान के अंतर्गत हिंदू धर्म, जिसमें कि भगवान आदि के विषय में आस्था रखना, उसके विषय में कट्टरता का होना, ये भी एक धर्म है। समझ रहे हैं? डॉक्टर का धर्म है कि वो किसी व्यक्ति को या रोगी को वो अपने हद तक चाहता है कि उसका बचाव कर सके, वो उस डॉक्टर का धर्म है। तो धर्म सबका अपना अपना है। और धर्म शब्द यदि सनातन धर्म या इस्लाम धर्म या यहूदी धर्म, बौद्ध जैन धर्म से जुड़ करके देखा जाता है तो वो भी धर्म है। और हमारा स्वभाव धर्म के से बड़ा प्रभावित होता है। समझ गए? तो इसीलिए यहाँ नवम स्थान से स्वभाव की बात की गई है कि आपका स्वभाव कैसा होगा। चलिए और गुरु आगे जी, बढ़ ये रहे हैं। हम लोगों का ये जो बात होगा, ओनली राशि दृष्टि की बात होगा यहाँ। हाँ, ये जो हमारा जो दृष्टि होगा, और स्थिति और दृष्टि के विषय में जैमिनी ज्योतिष में एक ही रिजल्ट बताया गया है। आप लोग इस बात को समझिएगा। स्थिति और दृष्टि से जैमिनी ज्योतिष में एक ही रिजल्ट बताया गया है, जबकि पराशरी में रिजल्ट में भिन्नता होती है। कभी इसकी चर्चा करके आप लोगों को जब स्पेशल क्लास लेंगे, हो सकता है कि जनवरी में कभी स्पेशल क्लास ले करके आए हम। विचार चल रहा है, देखिए कब समय मिल जाता है तो वहां स्थिति और दृष्टि को लेकर के चर्चा कर लें। लेकिन जैमिनी में स्थिति से जो फल बताया गया वही फल दृष्टि से भी बताया गया। क्लियर हो गया? राकेश मोहन जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं प्रणाम। ये पूछना चाहता था कि जैसे इसमें कई जगह लिखा हुआ है कि वो ग्रह किसी के षड वर्ग में गया हुआ हो, तो षड हाँ, वर्ग में कौन से वर्ग में समझे हम? छठ वर्ग क्या? का मतलब है कि जिस राशि में वो नवम स्थान में बैठा है, अगर जी उसी राशि में वो नवांश में हो, दशांश में हो, सप्तांश में हो, त्रिशांश में हो, षष्ठ्यांश में हो, अन्य वर्गों में, या षडवर्ग की बात करते हैं तो षडवर्ग आपको याद ही होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी गुरुजी। तो षडवर्गों में यदि उसी राशि में गया हुआ हो तो वह आमरण पर तो दारित सभी होगा। सभी वर्ग समझने चाहिए गुरुजी? ये मतलब किसी दो अन्य तीन में भी वर्गों, चला गया? 2-3 में भी चला गया तो परिणाम तो लग्न में ही मतलब कारकांश कुंडली से ही पता चल जाता है। अन्य वर्ग कुंडली उसका समर्थन कर देता है कि हाँ ये प्रदारित होगा ही होगा।
तो यहाँ पर कितना सधा हुआ चीज बताया मतलब गया 6 के है। 6 में कैसे जाएगा, बहुत कम चीज होते हैं। हो सकता है कि चला भी जाए, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कितने सहजता से और कहाँ उसका किस कारण से रुकावट आएगी, केतु के दृष्टि से इसका प्रतिकार हो जाएगा, गुरु के दृष्टि से सिर्फ मानसिक विकार बचेगा, समझ रहे हैं ना। राहु का दृष्टि हो गया, या राहु की अकेले राहु की भी बात कर लेते, अकेले गुरु की भी बात कर लेंगे, तो अकेले गुरु के होने पर भी हम मानसिक रूप से धन्यवाद गुरु। प्रताड़ित हो सकते हैं। क्लियर हो गया। रंजीत पटेल जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। गुरु जी, ये दूसरे स्थान से स्त्री पर स्त्री की बात क्यों हो रही है? आगे बताएंगे। ठीक है, ठीक है गुरु। सुदर्शन कोटा जी। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, हम नवम स्थान की बात कर रहे हैं ना, कारकांश लिंग से नवम स्थान की बात कर रहे जी हैं। हाँ, नवम स्थान की पर बात। इस वाले किताब में वो पेज नंबर 38 में हर जगह द्वितीय द्वितीय लिखा है, तो वो कंफ्यूजन हो रहा है, तो मिसप्रिंट है क्या इसमें? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है, द्वितीय की भी चर्चा होगी आगे। अच्छा, क्योंकि इसमें नवम कहीं नहीं लिखा है, पांचों सूत्रों में ना द्वितीय स्थान लिखा है, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्या। अलग अलग प्रश्न मैं एक बारी चेक कर लूंगा, ठीक है ना। आप लोग जब बोल रहे हैं तो मैं एक बारी चेक कर लूंगा, लेकिन यहाँ कारकांत से नवम स्थान और हमारा स्वभाव बताया गया, ठीक है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। और किन्हीं का प्रश्न रह गया? नहीं। सर मेरा एक है। हाँ बोलिए। ये जो कारकांश से नवम में कोई ग्रह अगर जैसे जैसे सूर्य है या मंगल आपने बोला, ये अपने ही घर में बैठा हो तो, या अपने घर को दृष्टि दे रहा हो तो वो उसका प्रभाव तो वैसा रहेगा। प्रभाव इतना खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वभाव से ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि देखिए, जेमिनी दो ही चीजों के लिए विशेष रूप से माना जाता है। यदि सूत्र लग गया तो आप उसके सिद्धांत को काट नहीं पाएंगे, ऐसा इसका मतलब है कि ऐसा होगा ही हो। नहीं लगा तो नहीं लगा, फिर उसके लिए और कोई तर्क लगाने की जरूरत नहीं है। जबकि हमने आप लोगों को बताया है कि स्थिति और दृष्टि जरूरी नहीं है कि किसी भाव के ऊपर किसी ग्रह की हो और हो ही। तो ऐसे स्थिति में हम उसके स्वामियों को ले सकते हैं क्या? तो उसके स्वामियों को लिया जा सकता है। हमने ये आप लोगों को अलग से बताया है, इसके ऊपर भी आप लोग अभ्यास कीजिएगा तो हमको उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गुरुजी जो इन्होंने बोला है, अगर नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है तो वो तो अशुभ ही रहेगा ना, भले ही वो अपने घर में हो। जैसे शनि है, राहु है, वो अशुभ तो योगकारी होने के बाद भी अशुभ ही रहता है। जी हम उसको तात्कालिक रूप से शुभता प्राप्त होने के बाद भी उसको शुभ ग्रह नहीं कहते। ये तो हमने पहले ही पढ़ाया हुआ है, एडवांस में पढ़ाया हुआ है। लेकिन वो अपने घर की हानि नहीं करता। अशुभ ग्रह भी यदि अपने घर में बैठा हो तो उसकी हानि नहीं करता। ये बात हमेशा के लिए नोट करें। कारकांश से सप्तम भाव से पत्नी का विचार। तो अब पत्नी के विचार के लिए विशेष रूप से फिर सप्तम भाव आया है, तो यहां इसको समझिएगा। लग्ने चंद्र गुरु व्याम सुंदरी, क्षमा चाहेंगे, लाभे चंद्र गुरु व्याम सुंदरी। कि कारकांश लग्न से 7वें स्थान में यदि चंद्रमा व गुरु की दृष्टि या स्थिति हो तो मनुष्य का विवाह सुंदर स्त्री से होता है। ठीक है, अर्थात हमारे सप्तम स्थान में
चंद्रमा और गुरु की दृष्टि या स्थिति हमको अच्छे पत्नी को देने वाला होता है। गुरु या शुक्र गुरु जी? गुरु। अब यहाँ सुंदर स्त्री से ही सिर्फ तात्पर्य नहीं होगा, क्योंकि जब गुरु का शब्द गुरु का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर शील भी होगा, स्वभाव भी अच्छा होगा, सुंदर भी होगी। समझ रहे हैं? तो यहाँ अनुशासित भी होगी, घर परिवार को देखने वाली भी होगी। ये सभी बातों को हम हमारे घर के लिए जैसे स्त्री की जरूरत है या हम जैसा स्त्री ढूंढते हैं वैसे स्त्री हमको प्राप्त होंगी, यदि सप्तम स्थान के ऊपर गुरु चंद्रमा का प्रभाव हो। कारकांश से राहुना विधवा, कारकांश लग्न से सप्तम स्थान में यदि राहु हो तो कहा जाता है कि विधवा स्त्री के साथ हमारा विवाह होता है, विधवा स्त्री के साथ हम अपना जीवन गुजारते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा, यहाँ लाभे चंद्र गुरुभ्याम जो लिखा है तो इसका मतलब है कि ऐसे स्त्रियों का लाभ होगा, ऐसे स्त्रियों की प्राप्ति होगी। लाभ से कोई लेना देना नहीं था, ये देख रहा। शनीना वयोध वयोधिकारोगिनी तपस्विनी, अर्थात यदि सप्तम स्थान में शनि की स्थिति या दृष्टि हो जाए तो अधिक अवस्था वाली, यहां भी एक भेद है कि कई लोग पराशर में बोल देते हैं कि सप्तम में शनि है तो वयोवृद्ध, अर्थात आपसे उम्र में बड़ी स्त्री के साथ शादी होगा। तो बड़ी स्त्री का मतलब है 5 साल बड़ा, 10 साल बड़ा। आप लोग बातों को समझिएगा। वर्तमान समय में अभी जब हमारे पास मैच मेकिंग के लिए पत्रिका आती है तो 95 का लड़का है, 94 की लड़की है। इतना अंतर, 1-1.5 साल का अंतर लड़का लड़कियों में होता है। इसको वयोवृद्ध मान करके नहीं चलेंगे, क्योंकि दोनों ने साथ साथ पढ़ना शुरू किया। एक ही मतलब एक एजुकेशन, एक ही एजुकेशन की जो सिस्टम है उसी एजुकेशन सिस्टम से निकले। हमको भी नौकरी मिल गई, लड़का भी कहीं है उसको भी नौकरी मिल गई। अब हम लोग उसकी शादी की बात करते हैं तो 30%, 1-2% नहीं है। मेट्रो कल्चर में 30% ऐसी पत्रिका है जहां लड़का 6 महीना साल भर छोटा होता है, बड़ा नहीं होता, और लोग स्वीकार करते हैं और शादी करते हैं। कई जगहों पर अभी भी है कि नहीं लड़का बड़ा ही होना चाहिए, 1 साल 2 साल, तो वहां लोग बोल देते हैं लड़की बड़ी है शादी नहीं करें। लेकिन हमने देखा है कि अब अभी का जो समय है जहां लोग 23 साल में नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, 22 साल में नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं और 25-26 साल में आकर के 27 साल में आकर के शादी की बात कर लेते हैं, तो वहां पे देखा गया है कि लड़की का उम्र यदि 1-8 साल बड़ा है भी है तो माता पिता को आपत्ति नहीं है, तो इसको वयोवृद्ध मान करके नहीं चले। सर ये और सिस्टम, एक मिनट बड़ी लड़की का तिवारी सिस्टम गुजरात में बहुत कॉमन है जी। गुजरातियों में ये सर बहुत कॉमन है सर, अपने से बड़ी लड़की से शादी करते हैं करते हैं जी। अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो शनि से वयोवृद्ध की बात हो रही है या रोगिणी पत्नी अर्थात बीमार पत्नी, ठीक है। तपस्विनी, तपस्विनी का मतलब है, आप लोग समझते हैं, तपस्या शब्द से तपस्विनी अर्थात तप करने वाली, पूजा पाठ करने वाली। तो यहाँ तप करने वाली से ये मतलब नहीं निकालना है कि वो बहुत तप करने वाली होगा। यहाँ तपस्विनी से ये मतलब है कि घर के लिए जो भी कार्य होंगे, जो भी उचित कार्य होंगे
उसको संभालने वाली, घर को अच्छे तरीके से चलाने वाली, हमने ये अगर सप्तम स्थान की वृद्धि कराता है, यदि सप्तम में शनि हो, इसको एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में भी हम पढ़ाते हैं। आप लोगों को मैंने पहले ही, हम इस तरह से पढ़ा देते हैं कि अपवाद है, लोग शनि को सप्तम में देखते ही बिगड़ जाते हैं, लेकिन हमने अपने अभ्यास में पाया है और जो सत्य है, सप्तम में यदि शनि हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा होता है और पत्नी अच्छी प्राप्त होती है, और उसमें वयोवृद्धि की बात नहीं होती। पराशर ज्योतिष में यदि सूर्य सप्तम में हो तो एक आध जगह पे लिखा हुआ है कि उम्र से बड़ी स्त्रियों के साथ शादी होती है, तो वहां सूर्य की कल्पना की गई है। यहाँ थोड़ा सा अवस्था को लेकर के ऊपर नीचे की बात यदि आएगी तो शनि से आ रही है कि शनिना वयो वृद्धि का रोगिणी तपस्विनी हुआ। यदि कारकांश से सप्तम स्थान में शनि की स्थिति या दृष्टि हो तो मनुष्य को अपने से अधिक अवस्था वाली रोगिणी या तपस्विनी स्त्री प्राप्त होती है, मिलती है। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया, तो ये विषयों को ना यहाँ समझिएगा, यहाँ रखने की जरूरत नहीं हो। कुजेन विकलांगी कहा गया है कि कारकांश लग्न से सप्तम स्थान में यदि मंगल की स्थिति हो या दृष्टि हो तो स्त्री विकलांग अर्थात दोषपूर्ण अंग वाली होती है। तो समय का अंतर होता है, आप लोग को बताना चाहेंगे कि आज से ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, 50 साल 60 साल 70 साल पीछे चले जाइएगा तो 10 आदमियों को देखते तो एक आदमी अंग विकार से ग्रसित होता था। किसी के आंखों में विकार हो गया, किसी का एक हाथ बड़ा हो गया है, एक हाथ छोटा हो गया, किसी के पैरों में कोई परेशानी हो गई, कुछ ना कुछ विकार होता था। 10 आदमी में से एक आदमी विकलांगता को प्राप्त होता था। बीच में पोलियो का आ गया तो पोलियो के कारण कई बच्चे विकलांग हो गए, लेकिन पोलियो की बात नहीं करते हैं। 50-100 साल पीछे जाइएगा तो चूंकि गर्भावस्था में बहुत केयरिंग नहीं होता था तो बच्चों का विकास समूल रूप से नहीं होता था, अर्थात बहुत अच्छे तरीके से नहीं होता था, तो विकलांगता होने की संभावना अधिक होती। तो वर्तमान समय में विकलांगता होने की संभावना बहुत कम है। 1000 स्त्रियों में से कोई एक स्त्रियां हैं जिसको हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है या और किसी भी तरह का विकलांग है। तो यहाँ पे अब क्या इस विषय को मानसिक विकलांगता से जोड़ सकते हैं, क्योंकि जोड़ना ही पड़ेगा। यदि वो शारीरिक रूप से विकलांग ना हो तो मानसिक रूप से वो थोड़े अलग किस्म की होगी, स्वभाव से गुस्सैल हो जाए, लड़ाई झगड़ा करने का नेचर हो जाए, तो इस तरह की बात आप सोच सकते। तो कुजेन विकलांगी जो कहा गया है, अब विकलांग शब्द से अलग रिजल्ट लेने का प्रयास करेंगे तो हमको उम्मीद है कि वो आप सही करेंगे। रवीना स्वपुले गुप्ता च कारकांश लग्न से यदि सप्तम स्थान में सूर्य स्थित हो या सूर्य की दृष्टि हो, आप लोग यहाँ हमेशा अगर हम दृष्टि न भी बोले तो भी आपको दृष्टि ले करके चलना है, मान करके चलना है। तो स्त्री गीत वाद्य ललित कला में कुशल होती है। अब यहाँ सूर्य से ऐसा लिख दिया गया जो कि बुध से लिखना चाहिए, शुक्र से लिखना चाहिए, बुध से लिखना चाहिए, शुक्र से लिखना चाहिए। तो बुध शुक्र से नहीं लिख करके सूर्य से ऐसा लिखा गया है, तो इसको हम लोगों को याद रखने की जरूरत है।
कि कलाओं के लिए कारक ग्रह प्रथम दृष्टया बुध होता है और दूसरे नंबर पे हम शुक्र को ले सकते हैं। लेकिन यहाँ कहा गया है कि यदि कारकांश लग्न से सप्तम में सूर्य स्थित हो या सूर्य की दृष्टि हो तो स्त्री गीत, संगीत, वाद्य, ललित कला आदि में कुशल होती है। इसको याद रखने का प्रयास कर लीजिए। उसके बाद कहता है चापे चंद्रेना नावृते देशे। अर्थात यदि चंद्रमा हो चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में यदि चंद्रमा हो तो ऐसे स्थिति में पत्नी को सुंदर ही कहा गया है और चंचल हो सकती है, ऐसा हम लोग मान करके चले। क्लियर हो गया? यहाँ तक हम लोगों ने बात को समझ लिया। अब बाकी क्या है कि कारकांश लग्न से चतुर्थ से भूमि भवन देखेंगे, कारकांश लग्न से सप्तम से पति पत्नी देखेंगे, कारकांश लग्न से नवम से स्वभाव भी देखेंगे। तो स्वभाव देखने के लिए और प्रॉपर्टी देखने के लिए या स्त्री की स्थिति को देखने के लिए ये एक ही जगह पे आश्रित होगा कि सिर्फ कारकांश लग्न के ही आधार पर हम समझ लेंगे, ये जरूरी नहीं है। आगे हम लोगों को अभी बहुत कुछ पढ़ना है, जहां जाकर के इस विषय को और स्पष्टता से समझेंगे। क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ सप्तम भाव में ग्रहों की स्थिति और उसी प्रकार यदि दो दो ग्रहों का योग हो तो अपने स्वाभाविक विचार के अनुसार आप लोग कारकत्वों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं। अगर कारकत्व पढ़ने में दिक्कत है तो हम हमेशा उत्तर कालामृत का नाम लेते हैं, उस पुस्तक से कारकत्व को पढ़ लेंगे तो और अधिक अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वो सब चीज जेमिनी में बदला नहीं गया है। ठीक है? अब कहता है कि कारकांश से तृतीय स्थान से भी स्वभाव की बात होती है। तो तृतीय स्थान से किस प्रकार के स्वभाव की बात होती है वो भी आप लोग समझने का प्रयास करता है। कर्मणि पापे सूरः, कहा गया कि कारकांश लग्न से तीसरे स्थान में अशुभ ग्रह हो तो जातक सूरवीर और निडर होता है। तो सूरवीर, सूरता, वीरता, निडरता, ये भी एक अर्थ में आपका गुण ही होता है, इसको मान करके चल रहा है। जातक सूरवीर है, निडर है, ये भी स्वभाव है। कोई डरपोक है, वो भी उसका स्वभाव के अंतर्गत आता है। ये किस ग्रह से होगा सर? किस ग्रह से होगा सर ये? तीसरे स्थान और अशुभ ग्रह कर्मणि पापे सूर्य, अर्थात शनि सूर्य मंगल हो तो जातक निडर होगा, पराक्रमी होगा। हम लोग वहां लग्न से तीसरे में ये सूर्य शनि मंगल होने से पराक्रमी, जय, विजय को प्राप्त करने वाला ऐसा बताते हैं। तो यहाँ कारकांश लग्न से यदि तीसरे स्थान में अशुभ ग्रह हो तो जातक सूरवीर होता है और निडर होता है। कारकांश लग्न से तीसरे स्थान में शुभ ग्रह हो तो शुभे का तरह, अर्थात मनुष्य डरपोक होता है, वो बहुत निडर नहीं होता, इसकी बात कही गई। मृत्यु चिंतयो पापे कर सकः, कारकांश लग्न से तृतीय व षष्ठ स्थान में पाप ग्रह स्थित हो तो जातक कृषि कार्य करने वाला होता है। कारकांश लग्न से तृतीय और षष्ठ स्थान में यदि पाप ग्रह हो तो जातक कृषि कार्य करने वाला होता है। तो हमने यही कहा कि यहाँ पे कहीं भी कुछ भी लिखा गया है
इसीलिए यदि सूत्र सटीक हो जाता है तो वो सटीकता बनी रहेगी, और यदि वो सिद्धांत बिल्कुल सटीक हो जाएगा और यदि नहीं लगता तो फिर आप अपने विवेचना से उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक हमारे समझ में आ गया। ऐसे में क्या होता है कि कारकांश लग्न से तृतीय छठे में यदि पाप ग्रह हो तो किसान होता है, कृषक होता है। तो आज के परिवेश में फिर से ये बात स्पष्ट होने लगा है कि कई लोग पढ़ लिख करके या नौकरी चाकरी में रहते हुए भी, अभी एक लोगों का फोन आया था, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, अच्छा काम धंधा चलता है। उसने कहा कि मैं इंडिया में फार्मलैंड खरीदना चाहता हूं जिसमें खेती की जा सके, क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा? अब उनको बताइए, ऑस्ट्रेलिया में खेती, अमेरिका में खेती, यूक्रेन में खेती, अभी इजराइल की बात करते हैं खेती, यहाँ उन्नत किस्म से खेती होता है और किसानों को भी बहुत लाभ होता है। तो ये विचार मन में उनको भी आया होगा कि हम जाकर के इंडिया में तो खेती आसान है, तो खेती करें और उन्नत किस्म की खेती करें, व्यवसायिक खेती करें ताकि हमको लाभ ज्यादा हो। तो इसकी भी संभावनाएं आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि कारकांश लग्न से तीसरा, जबकि इसको किसी तरह से कार्य क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। ये कारकांश से तीसरा है, 10वें स्थान से छठा है, लेकिन यहां से भी कृषि की बात कर दी गई है। तो ऐसे कहीं कहीं ऐसे संवाद हैं जिसको कि हमको समझने का लिए और याद रखने की जरूरत हो। क्लियर हो गया? आगे बढ़ ले। कारकांश से नवम से जीविका, तो सिर्फ एक ही सूत्र लिखा गया, बाकी अलग से जीविका को समझा जाएगा। समय गुरु विशेषेण, आत्मकारक से भी हम लोगों ने जीविका देखा था। तो कारकांश लग्न से नवम में गुरु हो तो लोग विशेष रूप से कृषि कार्य करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो ये भी याद रखने की जरूरत है कि कारकांश लग्न से यदि गुरु हो, कहाँ? नवम स्थान में, तो हो से ही सिर्फ मतलब नहीं है, वहां गुरु की दृष्टि हो तो जीविकोपार्जन के लिए कृषि कार्य करना पड़ता है। ये हम लोगों को समझने की जरूरत। अब इसके लिए कोई विशेष विश्लेषण मैं आपको दे सकूं, ये नहीं संभव है। इसको यथावत याद रखने की जरूरत। अब कारकांश से द्वादश भाव से परलोक गति, यहां मृत्यु की बात द्वादश स्थान से की जा रही है। वहां भी हद तक मृत्यु की बात द्वादश से होती है, लेकिन वहां 8वें स्थान को प्राथमिकता मिलती है कि 8वें स्थान से मृत्यु की बात होगी। लेकिन यहां पर क्या है कि कारकांश लग्न से द्वादश स्थान से परलोक गति, अर्थात दूसरे लोक में जब जाएंगे, जब मरेंगे तो हमारी मृत्यु किस प्रकार की होगी उसकी बात बताने का प्रयास किया जा रहा है। शुभे उच्चे शुभ लोक, उच्चे शुभे शुभ लोक, कारकांश लग्न से द्वादश भाव में शुभ ग्रह हो तो मनुष्य मृत्यु के बाद शुभ लोकों में जाता है, अर्थात स्वर्ग में जाता है, वैकुंठ जाता है, शिवधाम जाता है। तो ये सब कई लोकों का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। तो शुभ लोक का मतलब है कि स्वर्ग को जाना, यही यदि हम मान लेते हैं, यही यदि हम मान लेते हैं कि स्वर्ग में जाना, तो वो अच्छा है। क्लियर हो गया?
यहीं पे लिखा हुआ है केतो कैवल्यम। आप लोग समझ लीजिएगा, कारकांश लग्न से 12वें भाव में यदि केतु हो तो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ कहाँ वर्णन आया है इसका? एकदम सूत्र में वर्णन किया गया है। कैवल्यम, कैवल्यम को जैन वाले कैवल्यम का मतलब मोक्ष मानते हैं, जैन वाले या बौद्ध वाले कैवल्यम का मतलब मोक्ष मानते हैं। अब इसमें अंतर है, बौद्ध वाले मानते हैं या जैन वाले मानते हैं इसको। लेकिन कैवल्यम जैन का वाले अर्थ, कैवल्यम का जैन वाले अर्थ ही मानते। जैन वाले मानते हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो कैवल्यम का अर्थ ही होता है मोक्ष को प्राप्त करना। तो अब यदि आपको कोई पराशर सिद्धांत में कहे कि 12वें में केतु है तो मोक्ष की प्राप्ति होती, तो नहीं। केतु कैवल्यम कहाँ? द्वादश स्थान में हो, कहाँ? जैमिनी के आधार। हमको लग्न से द्वादश से केतु मोक्ष दे देगा ये नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि लोग सुनते क्या है करते क्या है। हम कभी भी नहीं पढ़ाते कि केतु मोक्ष दे देगा। हम वहाँ द्वादश स्थान से पढ़ाते हैं। जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो आपकी जो स्थिति होगी बुढ़ापे में, क्या आप बेड रिडन होंगे या नहीं होंगे, इसकी चर्चा हम द्वादश स्थान से कर देते हैं कि द्वादश स्थान यदि शुभ प्रभाव में हो, द्वादशे से शुभ स्थान में गया हो, तो जातक जीवन में बेड रिडन नहीं होता, सामान्य मृत्यु को प्राप्त होता। लेकिन यदि द्वादश स्थान में अशुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, द्वादशे से शुभ स्थानों में दुख स्थानों में गया हुआ हो, तो जातक अपने अंत समय में बेड रिडन हो सकता है, ऐसा हम बताते हैं। यहाँ कैवल्यम की बात है, मोक्ष की बात है, और भी कई शब्दों का प्रयोग होता है। मैं अभी भूल रहा हूं, जैसे जैसे याद आएगा आपको बता देंगे। क्रियाचाप योर विशेषेण, उसके बाद भी कहा गया है कि यदि मीन कर्क राशि में केतु 12वें भाव में हो तो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति क्रिया से मीन की बात और चाप से कर्क की बात कही जा रही। तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि विशेष रूप से यदि मीन या कर्क राशि में हो तो मोक्ष आप प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की बात किया जा सकता है। अन्य राशि में केतु होने पर मोक्ष की बात करना बहुत सही नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि केतु यदि द्वादश में है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन कहाँ से? लग्न से द्वादश में नहीं, कारकांश लग्न से द्वादश में। यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया? अब कहता है पापेर अन्यथा, यदि कारकांश लग्न से द्वादश में केतु को छोड़ करके अन्य पापी ग्रह यदि स्थित हो या अन्य पापी ग्रह की दृष्टि हो तो मनुष्य को शुभ लोक या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात सद्गति को प्राप्त नहीं करते, दुर्गति को प्राप्त करते हैं। अब यहां तक आप लोगों ने समझ लिया कि सद्गति को प्राप्त नहीं करते, दुर्गति को प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गया? तो 12वें स्थान में शुभ ग्रह हो तो सद्गति को प्राप्त करते हैं, अशुभ ग्रह हो तो दुर्गति को प्राप्त करते हैं, केतु हो तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये 3 शब्द ही याद रखना है। इसी 3 शब्दों से काम चल जाएगा कि सद्गति प्राप्त होगा या दुर्गति प्राप्त होगा या मोक्ष की प्राप्ति। क्लियर हो गया? तो जी आप दृष्टि भी ले सकते हैं या स्थिति सिर्फ?
स्थिति और दृष्टि दोनों हमने कहा है कि कहीं कहीं पे दृष्टि की बात नहीं कही गई है, लेकिन यहाँ पे जहाँ दृष्टि की बात नहीं भी कही गई है वहां दृष्टि लेना है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि 75 to 80% जगहों पे स्थिति और दृष्टि दोनों की बात कही गई। तो ऐसी स्थिति में दोनों को मान करके चलने की जरूरत। क्लियर हो गया? गुरुजी धन्यवाद। आगे आज हमारा विषय वस्तु यहीं तक रहेगा। आप लोगों का प्रश्न है तो कर लीजिए। रवि कुमार जी बताइए क्या प्रश्न है? सर अभी जो प्रश्न पूछा वही था कि अगर द्वादश भाव जो भी पढ़ रहा हो तो केतु की अगर वहां पे दृष्टि पड़ गई या किसी मेलेफिक, तो केतु की दृष्टि पड़ी और राशि अगर कर्क या मीन है तो भाई वो स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर सकते हैं, जी हाँ, ऐसा हम मानेंगे। मान कर बिल्कुल। ओके, और अगर वहां पे कोई मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ गई तो वो दुर्गति दे सकता अन्य है। अन्य किसी भी मेलिफिक केतु को छोड़ करके अन्य किसी भी मेलिफिक प्लैनेट्स की दृष्टि और युति होगी तो सदगति को प्राप्त नहीं करेंगे, दुर्गति को प्राप्त करेंगे। और सर अगर दोनों हो गया तो कहीं कुछ मिश्रित फल मिलेगा, ऐसा मिश्रित हो? फल मिल जाएगा। हम इस संसार के सुख भोगों को भोग करके अगले जीवन में फिर सुख भोगों को भोगने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है जी सर। जी, रजनीश शुक्ला जी बताइए। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मेरा थोड़ा पिछले क्लास से क्वेश्चन, जैसे भी विद्या जी ने बताया कि कारकांश लग्न में चंद्रमा शुक्र हो तो आप, और चतुर्थ को देखेगा क्योंकि वो द्वि स्वभाव राशि में है, और फिर चतुर्थ में भी द्वि स्वभाव राशि तो बड़ा घर होता है। अभी तक मुझे प्राप्त नहीं है लेकिन इच्छा है ऐसी। यदि आपके कारकांश लग्न से चतुर्थ में है तो इच्छा है तो प्राप्त होगा। चिंता नहीं, लग्न में बैठा हुआ है चंद्रमा शुक्र, अच्छा। कारकांश आत्मकारक ही चंद्रमा है और कन्या राशि का वो बन रहा है कारकांश। तो वो चतुर्थ भाव में भी द्वि स्वभाव राशि है, वो द्वि स्वभाव को ही देखेगा। तो दृष्टि है चंद्रमा और शुक्र दोनों की वहां पे। तो आपको भी घर, बड़ा घर मिलना चाहिए। प्रयास है, अभी तक नहीं मिला। दूसरा कोई एक बात। चीज और आपने कहा था कि कन्या कन्या राशि का अगर कारकांश हो तो मोटापे का भय होता है। वो मैंने ऐसा 2-3 लोगों को कुंडलियों पे लगाया, लेकिन कारण क्या बना कि मैं भी स्वयं उसी में हूँ। मैंने मोटा होने के लिए बहुत प्रयास किया, भाई नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ। चलिए कोई बात नहीं है। हमने कहा कि कोई भी हमारे जो प्राप्त वेदांग के जो सूत्र हैं वो 60 to 70% ही हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, ये मान करके बाकी हमेशा चलिए। हाँ, बाकी चीजें जो बताई पढ़ाया आपने वो बिल्कुल लग रहा है हमारे ऊपर, लग रहा ऐसी है चीजें तो आ भी रही हैं। हाँ बिल्कुल। अपने पत्रिका का विश्लेषण करके हमको मेल कर दीजिए तो क्लास में भी पढ़ा देंगे लोग। जी धन्यवाद गुरु जी। दर्शन कोटा जी। गुरुजी कारकांश लग्न के द्वादश में कर्क राशि है और उसमें केतु स्थित है और उस पर चंद्रमा, सूर्य और शनि की दृष्टि है, तो उसको फलों की व्याख्या कैसे करेंगे फिर? यहाँ पे हम मोक्ष की बात कर लेंगे, समझ गए? क्योंकि चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि है, एक ही शनि की दृष्टि है तो थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। लेकिन यदि कारकांश लग्न में कर्क राशि में चंद्रमा है वो शुभ लोकों में जरूर जाएगा। थैंक यू। नरेश कुमार जी। सर नमस्ते। नमस्ते सर कारकांश लगनी वही मैं आ रहा था, 12वें में मंगल हो और केतु की दृष्टि हो उसके ऊपर। ऐसे में भी आप बेड रिडन नहीं होंगे, आपका बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा और मृत्यु अच्छी होगी, ये कह सकते। ठीक सर, थैंक यू। अच्छा गुरुजी, जी हाँ। जैसे भी अभी सर ने पूछा, ये द्वादश भाव में चंद्र की, शुक्र की और शनि की दृष्टि है, आपने कहा ऐसे में कहा जा सकता है कि वो शुभ लोक को जाएगा, तो क्या ये नहीं कह सकते शुभ लोक को कोणे खाते हुए जाएगा? जी, शुभ लोग को कोणे खाते हुए, कोणा बसाते। ये सब के लिए तो अलग से शास्त्र पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर इसका ठीक मतलब है। ये भी हो सकता है जैसे जैसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, कुछ लोगों को कोड़े मारते हुए उनको इनॉग्रेशन को लेके जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता सर?
अब राम मंदिर के लिए कितने लोगों का तपस्या और त्याग है, और कुर्बानी भी है। सिर्फ तपस्या त्याग ही नहीं है, कुर्बानी भी है। तो हम तो प्रसन्न हैं, बाकी आप लोग भी, हमको उम्मीद है कि प्रसन्न ही होंगे। ठीक है तो कि सभी प्रसन्न हैं पूरा इंडिया गुरुजी, प्रसन्न है सभी। जी। पूरा इंडिया हाँ, प्रसन्न है, इंडिया क्योंकि इंडिया गठबंधन को छोड़ के। न गठबंधन भी प्रसन्न है, लेकिन वो क्या करेगा। ठीक है, साध हो गया है। शंकराचार्य क्योंकि नाराज हो रहे हैं। ये शंकराचार्य नाराज क्यों होंगे? वो देखिए, शंकराचार्य भी तो इंसान ही है ना। तो हर समय, जैसे चतुरानंद जी महाराज थे तो वो कांग्रेस के सपोर्टर थे, तो कांग्रेस जो भी बोलते थे वो चतुरानंद की वाणी होती थी। हाँ, तो उन्हीं के बहुत सारे ऐसे महा धर्माचार्य भी हैं जो कांग्रेस सपोर्टर हैं। पहले तो कांग्रेस का ही राज रहा ना हमारे यहाँ 60-70 साल तक। जी सर। तो उस सपोर्ट को तो निकाल नहीं सकते हैं। हमारे पिताजी भी कट्टर कांग्रेसी थे। जब बीजेपी का शासन शुरू हुआ तो बोलते थे ना ना, हम तो कांग्रेस में हैं तो कांग्रेस में ही रहेंगे। कांग्रेस ऑफिस में झंडा फहराने चले जाते थे। तो वो आप जो जिस पार्टी का को सपोर्ट कर रहा है उससे थोड़ी बाहर निकलेगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि न बीजेपी की गवर्नमेंट होती, न राम मंदिर बनता। चाहे लोग भले ही ये बात बोल दें, हम नहीं चाहते कि हमारा बात कहीं वायरल हो, कि ये कोर्ट के आदेश से हो रहा है। तो कोर्ट का आदेश में भी सरकार के दबाव, चाहे जिस भी तरह से पड़े हों, जी बिना हाँ। दबाव के कोर्ट का आदेश भी नहीं आया। ये लोग माने अथवा नहीं माने, ये सब जो व्यवस्था को समझ सकते हैं वो इस बात को समझते हैं कि डेली का हियरिंग कराना, ये जज बदलो, वो जज लाओ, इसको यहाँ करो, उसको वहां करो, मतलब ऐसी व्यवस्था कर देने की। अब जो मुंह से निकले तो राम मंदिर के पक्ष में ही निर्णय निकले। तो मथुरा का क्या अगर होगा? दूसरी सरकार में अगर सर निर्णय आ भी जाता तो उसके बाद क्या बनता नहीं सर, वो उसका उस पर अपील होता, अपील पे भी डबल बेंच ट्रिपल बेंच ये सब होता, ये सब होता था। इसलिए आपकी बात ये सही है गुरुजी। सर वो जो दूसरी कंसेंसस, दूसरी एक चीज ये भी रहा गुरुजी कि इसमें जैसे इनका शंकराचार्य जी वगैरह लोगों का जो मतलब किया गया विरोध है जो कुछ, तो इससे एक आम आदमी के मन में जो थोड़ा बहुत भी बुद्धिमान समझदार था, जो शंकराचार्य लोगों को कुछ वो मानता था, समझता था कि हाँ ये हमारे धर्म गुरु हैं, यहाँ है, तो उसके दिमाग से ये चीज निकल गया होगा कि नहीं, जो भी कुछ है वो अंतिम रूप से ईश्वर है। बाकी यहाँ धरती पे जो भी पदार्पित है वो किसी धर्म गुरु के वो उसको पद को नहीं सुशोभित करते। न शंकराचार्य की गरिमा तो पहले की अपेक्षा बहुत घट गई है। बहुत आज गिर से गई सर इससे। आज से 50 साल, करपात्री जी महाराज के बाद, तो करपात्री जी को आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग अरे पढ़िए बहुत, उनको, वो संत थे सर, वो संत थे। वो गूगल करके पढ़िए। करपात्री जी महाराज के बाद कोई भी ऐसा शंकराचार्य नहीं हुआ जिसने अपने धर्म के साथ साथ देश को भी देखा। कोई भी ऐसा शंकराचार्य नहीं हुआ। तो करपात्री जी के जाने के बाद हमको लगता है कि 40-50 साल हो ही गया होगा। तो आप लोग गूगल करके देखिएगा, उनके बाद कोई शंकराचार्य ऐसा नहीं हुआ। अब तो 4 के जगह पे 14 शंकराचार्य हैं। पहले तो यही नहीं पता कि कितने शंकराचार्य हो गए और क्यों हो गए। सब पदवी लेकर के और धर्म ध्वज लेकर के घूम रहे हैं। चलिए, सबके विद्या ऊपर केस भारती चल रहे हैं। नेगी जी, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, कारकांस लग्न का द्वादश में कुंभ राशि हो और गुरु चंद्र केतु कर्क राशि से देखेंगे तो अच्छा ही है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सदगति को प्राप्त हो। मोक्ष नहीं होगा? मोक्ष लेकर के क्या करोगे? इस जमाने में आओ, हिल स्टेशन घूमो फिरो, अच्छे अच्छे पिज्जा बर्गर खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, मोक्ष लेके क्या करना? यहाँ आने के लिए देवता भी तरस रहे हैं, आप कह रहे हैं हम नहीं आएंगे। गुरुजी, जो बिल्कुल सही बात है। अगर मिक्स हो, मतलब तो मिक्स सर, प्रभाव होने के बाद हम सदगति की बात कर सकते हैं, मोक्ष की बात नहीं कर सकते। मिक्स हो तो अभी पहले सर, एक सर ने बोले थे तो कोड़े खाते हुए, उसका मैं एक उदाहरण दूंगी। वो युधिष्ठिर जी ने एक झूठ बोला था तो थोड़े 1 मिनट के लिए भी उनको नर्क जो जाना पड़ा था, बाद में सदगति हुई थी। ऐसे हो पता सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है।
रूबी रूबी शर्मा। हाँ गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि मतलब ये सारा कुछ जब हम कारकांश लग्न बना करके ये सारा बैठा देंगे और तब जब हम लोग देखेंगे कि यहाँ है वहां है, तो ये सारा फल किसी दशाओं में देखिए वो ना। दशा बताएंगे ही, लेकिन अच्छा अच्छा दशा बताएंगे। अच्छा, वो अच्छी ये बात सारा है। कुछ हम लोग किसी दशाओं में देखेंगे, मतलब जी अभी तो हाँ, बस हम दशाओं लोग में। प्लेसमेंट देख रहे हैं कि कहाँ पर कौन प्लैनेट बिल्कुल बैठा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है गुरुजी, वही हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि ये सब हाँ ये देखेंगे कब हम लोग। ठीक है हाँ। गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। रूबी जी आज बहुत ही तार्किक ढंग से सर हर चीज को समझती हैं, हर बात को समझ करके उसको अपने तरीके से उसको व्याख्या करती हैं सर। हाँ, अच्छा पढ़ाई करती है रूबी सर, वो मतलब तो गुरुजी जब हमको कुछ समझ में नहीं आता ना, तो हम उसको बहुत इजी वे में सोचते हैं कि कैसे उसको मतलब हम समझे, ताकि हमको हमेशा वो याद रहे। जैसे वो कारकांश और सोवांश, वो इतना कंफ्यूजिंग था कि हम सोचे उसका 2 डिश बनाते हैं गुरुजी, 2 प्लेट में रख के, और एक का नाम रखेंगे कारकांश और एक का नाम रखेंगे स्वांश। और उसमें मटेरियल क्या डालेंगे गुरुजी? एक में डालेंगे D1 का सारा मटेरियल और एक में डाल देंगे D9 का मटेरियल। तो तब जाकर के हमको ये 2 चीज समझ में आए गुरुजी। अब आपको हम क्या बताएं। बहुत पहले अच्छा, समझ बहुत जाती बढ़िया। तो हमको कम परेशान होना पड़ता। चलो, अच्छी बात है। क्या आशुतोष रूबी जी का प्रधान जी। तरीका गुरुजी बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हाँ, बढ़िया है। आशुतोष प्रधान जी बताइए। जी गुरुजी, एक छोटा सा मतलब पराशरी से सवाल है। गुरुजी, अष्टम अष्टम स्थान एक्टिव होने से क्या सम्मान भी मिलता है क्या गुरुजी? कहा जा सकता है, लेकिन वो सम्मान आपको कार्य क्षेत्र से ही मिलेगा, अन्य क्षेत्रों से नहीं मिलेगा। हाँ गुरुजी, गोचर तो गोचर से मैं गुरुजी किन ग्रहों का प्रभाव उस पर है, इस पर निर्भर करेगा गोचर से ना किन ना ग्रहों वो का प्रभाव। वो भूल जाइए। हमने इसलिए कहा कि दशम से एकादश होने के कारण अष्टम से सम्मान यदि प्राप्त हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित होगा और किसी क्षेत्र से नहीं। प्रमोशन हो सकती है। जी हाँ। चलिए, अनुराधा जी को पता है कि 7:30 बजे से फिर से मेरा एक बैच अभी गुरुजी, चलेगा। दसम स्थान को भी धर्म का भाव बोला जा सकता है क्या? बोलते भी हैं कई लोग, दशम को भी धर्म का भाव बोलते हैं। क्योंकि मेरा लाइफ में ऐसा चीज हुआ है कि मतलब मुझे इतना सम्मान मिला। मैं देख रहा था क्या कौन सा एक्टिव वो धर्म के मामले में। मैं एक मंदिर में गुरुजी, हमारा यहाँ पे जगन्नाथ जी का मंदिर रहता है, तो सबने मिलके बोला कि आप बैठिए। 7 दिन तक वहां पे हवन में मैं बैठा। तो अच्छा। वहां पे जितना आनंद मिला, जितना ये मिला, तो उसको लगा कि मतलब जो मुझे लाइफ का सबसे जो बोल सकते हैं जो सम्मान जो होता है ना गुरु, तो वो सारा चीज मिला। तो मैं देख रहा था क्या है मेरा, क्योंकि दसम भाव एक्टिव है और अष्टम भाव एक्टिव है, तो अच्छा। उसमें सोच रहा था कि एक्चुअली क्या है इसमें। कर्म क्षेत्र बिना धर्म का थोड़ी चलता। आप कहीं बैठ करके सिर्फ चोरी थोड़ी कर सकते हैं, काम भी तो अच्छा करना पड़ता है। इसीलिए राहु यदि दशम स्थान में हो तो कहा जाता है गंगा स्नान का सुख मिलता है। ऐसा भी मानसागरी आदि में लिखा गया है। तो इसीलिए दशम स्थान से भी कुछ धर्म का विचार करते हैं। ठीक है ना। इंक्लूडिंग नवम भाव में राहु होने से भी गंगा स्नान करना मिलता है, ऐसा कुछ शायद आई थिंक हमारा वहां पे लिखा गया है गुरु जी, हमारा जो आप आभार रत्नाकर में लिखा गया है ऐसा। जी तिवारी जी बोलिए। गंगा स्नान का फल मिलना मतलब गुरुजी केवल राहु के दशम में होने से? हाँ, बोलते हैं। बाकी आगे हम तो स्नान कर ही लेते हैं 2-4 महीने में एक बार। नहीं आपके तो कर हरिद्वार ही जाते हैं तो गढ़मुक्तेश्वर चले जाते हैं। राहु तो है नहीं, पता नहीं कहाँ है। एसके तिवारी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? चलिए, तो हम मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ठीक है ना। नमस्कार। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। नमस्कार।